हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब अपन यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो अपन मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन उसमें कर रहे हैं, उसमें आएगा एक नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी यानी नॉर्मलता। थर्ड आएगी आपके नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी यानी नॉर्मलता। नॉर्मलता हम कैसे निकालते हैं, क्या होती है नॉर्मलता? यानी किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। क्या कहलाती है? उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है बेटा? नॉर्मलता कहलाती है। इसे हम एन से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। यानी इट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉलिड इन द सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? इट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉलिड इन द सॉल्यूशन में वो घुले हुए रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगी आपकी नॉर्मलिटी? अगर यहाँ पे अपन देखें नॉर्मलिटी इक्वल क्या होगा बेटा आपके पास में? विलेय के तुल्यांक भागों की संख्या। क्या आएगा? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन लीटर में या मिलीलीटर में। अब आपको इतना इजी तो दे नहीं देगा कि वो लीटर में दे दे। कितना अच्छा क्वेश्चन कि इतने विलेय घुले हुए हैं तो इसकी नॉर्मलता याद करो। यदि आपको उसने विलेय है उसे ग्राम में दे दिया और आयतन आपको दे दिया मिलीलीटर के अंदर, तो हम उसे कैसे डिनोट करेंगे? तो सबसे पहले आपको विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या फाइंड करना है, यानी नंबर ऑफ मोल्स, यानी जो मोल्स हैं वो आपको फाइंड करना है। तो आपको जो मोल्स होते हैं आपको मालूम है बेटा क्या होता है? गिवन मास अपॉन में क्या आता है? यहाँ पे मोलर मास लिखा जाता है, परंतु यहाँ पे क्या आएगा? कौन सा मास आएगा? तुल्यांक भार यानी इक्विवेलेंट मास। क्या आएगा? हम इसे GEM से डिनोट कर देते हैं, यानी इक्विवेलेंट मास। क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट मास। अब सबसे पहली बात तो आपको मोल्स निकालने हैं। तो अगर मैंने सपोज ले लिया कि WB ये है ना, इनटू अगर आपको मिलीलीटर में दे रखा है तो इसे हम 1000 कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास में GEM क्या जाएगा? तुल्यांक की भार अपॉन में आयतन लीटर या मिलीलीटर के अंदर। ये आ गया। ये इसका आपका नॉर्मलिटी का एक फार्मूला यहाँ पे बन गया कि WB विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या यानी मास गिवन मास अपॉन GM। अब गिवन मास दे रखा है तो आप इस फार्मूले से आसानी से नॉर्मलता को अपन फाइंड कर सकते हैं। परंतु ये ध्यान रखो बेटा एक कॉन्सेप्ट कि इसमें जो ग्राम तुल्यांक है आपको निकालना आना चाहिए। कैसे हम यहाँ पे निकालेंगे कि मास क्या होगा, तुल्यांक की भार क्या होता है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज देखो कितने में आता है, अगर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिया, क्या ले लिया यहाँ पे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास ले लिया, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको मास लिया तो सोडियम 23, ये 16 और ये +1 कितना हो गया? 40। अगर मैंने यहाँ H2SO4 का मास लिया, क्या लिया मैंने बेटा? यहाँ पे H2SO4 लिया, ठीक है। अगर मैंने H2SO4 लिया तो यहाँ पे इसका मास कितना हो गया? 32 + 2 और 64 कितना हो गया? बेटा आपके पास में है? कितना हो गया? 66 तो 98 हो गया। कितना हो गया? ये 98 हो गया। 98 हो गया तो आप क्या करोगे? 98 लिखोगे, परंतु वो रॉन्ग होगा बेटा। उसका तुल्यांक की भार ऐसे नहीं निकाला सकता। तो इसके लिए हमें अभी देखना है। यहाँ पे मैंने आपको निकाला H2SO4 तो ये 98 आया है, तो यहाँ पे जो तुल्यांक भार है ये मोलर मास हो गया। हर एक के लिए तो निकल जाएगा, नॉर्मलिटी के अंदर ये नहीं निकलता है। यहाँ पे आपको तुल्यांक की भार निकालना है तो उसके लिए कई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम अगर यहाँ पे चलें तो इसको निकालने के लिए जो आपको मोल से यहाँ पे निकालना है, इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है। कैसे फाइंड करेंगे? हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास। हम कैसे लिखेंगे? हाउ टू आपको क्या निकालना है बेटा? हाउ टू है ना, अपन चलो कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास। अब कैसे निकालेंगे हम?
हम तुल्यांकी भार को कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको कई कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। तो इसके लिए अलग अलग पर्टिकुलर होते हैं बेटा, तो मैं आपको सब आज बिल्कुल सिखाता हूँ। तो फर्स्ट नंबर पर आता है, अगर हम एसिड्स की बात करें, अगर हमें कोई एसिड्स दिया है, जैसे ये एसिड्स है, अब हमें उसका तुल्यांकी भार निकालना है। किसका निकालना है? सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 का आपको तुल्यांकी भार निकालना है। तो हम कैसे करेंगे? तो इसमें क्या होता है कि आपको एसिड मालूम है, कोई भी एसिड कितने हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस करता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस यानी बाहर निकालता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो हमारे पास में इसका इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आएगा। तो उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए। यहाँ पे इक्विवेलेंट मास इक्वल टू कैसे निकालेंगे? मोलर मास, उसका जो मोलर मास आता है, यही मोलर मास आया, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या होता है, वही चीज हम यहाँ पे निकालेंगे कि इसका एन फैक्टर क्या होगा। कई बुकों में आपको यहाँ पे वैलेंसी दी जाएगी, ठीक है, वैलेंसी दी जाएगी, परंतु वो वैलेंसी भी ऑलवेज इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए सही तरीके से हमारा इक्विवेलेंट वेट फाइंड नहीं होता है। तो इसलिए आज मैं आपको एन फैक्टर निकालना बता रहा हूँ। यहाँ पे वैलेंसी नहीं लिखी मैंने, आपको बुकों में वैलेंसी मिल जाएगी, परंतु वैलेंसी नहीं लिखी है। तो वहाँ पर हम एन फैक्टर निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले एन फैक्टर हम किसका फाइंड करेंगे बेटा? एसिड्स का। अब एसिड्स का आपको एन फैक्टर फाइंड करना है, तो हमें यहाँ पे एसिड का फाइंड करना है। तो एक फैक्टर हमें यहाँ पे भी मालूम करना पड़ेगा कि सपोज अगर मैंने एसिड्स को यहाँ पे ये लिखा, यहाँ पे सल्फर है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाया, ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने आपको बना के दे दिया, ठीक है। यहाँ जो सल्फर है या डबल बॉन्ड बना रहा है, तो उसके पहले हमें एक चीज और याद होना चाहिए, ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, हमें सेकंड नंबर पे भी लाना चाहिए। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं? अब ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं बेटा, आपने ध्यान रखा होगा कि ऑक्सो एसिड्स आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, क्योंकि 11th क्लास जितनी अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हो पूरा 12th के अंदर उसी में आता है। अब ऑक्सो एसिड्स आपने सीखा होगा, जब हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते थे, ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसमें इनका ऑक्सीडेशन नंबर जब हम H2SO4 का निकालते थे तो डिफरेंट आता था, क्योंकि सल्फर की 6 से अधिक संयोजकता वैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता था। तो इसीलिए अभी हम इसे निकालेंगे तो अधिक आएगा, तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस प्रकार के अब ऑक्सो एसिड्स नहीं सीखा है, तो अब मैं आपको सिखा देता हूं कि ऑक्सो एसिड्स क्या होता है। यदि कोई भी एक सेंट्रल एटम, जैसे यहाँ पे एक सेंट्रल एटम है आपका सल्फर, यदि कोई भी एक सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु सल्फर है, वो कोई भी डबल बॉन्ड यानी जो ऑक्सीजन है अगर इससे जुड़ा हुआ होता है, यानी कोई भी एसिड के अंदर एक केंद्रीय परमाणु यदि डबल बॉन्ड को लेकर ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, तो ऐसे जो एसिड्स होते हैं वो बेटा ऑक्सो एसिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑक्सो एसिड्स कहलाते हैं, ठीक है बेटा। अब इसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सो कहते हैं। यदि OH समूह से भी, यदि ये जो सल्फर है अगर ये भी OH समूह से जुड़ा हुआ होता है, क्या कहलाता है? इसके साथ में ये तो हो गया ऑक्सो। अगर ये OH समूह से जुड़ा है, जैसे हमारे पास में कितने हैं, 2 ऑक्सीजन तो हो गए, हमारे पास में 4 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, तो एक OH यहाँ पे जुड़ गया और एक OH यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। तो OH ग्रुप इसके पास में आते हैं, दो H ग्रुप इसके पास में आते हैं। तो बेटा इसमें इतनी स्ट्रेंथ होती है OH के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर, कि जब OH जो समूह होता है उसमें ऑक्सीजन की इतनी स्ट्रेंथ होती है कि यही ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है, ना कि ये एसिड इसे डिस्प्लेस करता है। कौन डिस्प्लेस करता है? ये OH समूह के से जो हाइड्रोजन जुड़ा है इस ऑक्सीजन से, और इस ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन जुड़ा है, ये ऑक्सीजन में इतनी स्ट्रेंथ होती है कि यही इसे क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन, दो OH है हमारे पास में, ध्यान से देखो 2 H है, तो यहाँ पे कितना निकाल देगा? 2 हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस कर देगा। तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया? यानी मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी अगर हम एन फैक्टर निकाल रहे हैं, कोई भी एसिड जितने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है यानी बाहर निकालता है, वही उसका एन फैक्टर होता है। ये हमेशा याद रखना बेटा। तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना हो गया? आपका 2 हो गया। इसमें प्लस माइनस हम कोई ज़रूरत नहीं होती है एन फैक्टर के लिए, हम कि यहाँ पे 2 निकालें या एक निकालें। बेटा ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही आगे वाला जो चैप्टर है आपकी 7th यूनिट 12th में, सल्फर के ऑक्सी एसिडों को उनका स्ट्रक्चर बना के उनके ऑक्सीडेशन नंबर और बेसिसिटी यानी क्षारीयता, तो आप देखो यहाँ पे इसकी क्षारीयता कितनी हो गई? 2 हो गई, क्योंकि इसके पास में 2 OH समूह है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें कि अगर मेरे पास में H3PO4 ये एक एसिड है। अब आप बच्चों बतलाओ कि
इसका अंदर आप बोलोगे कि इसकी एन फैक्टर कितना होगा, जल्दी से आप बोलो। तो आप बोल दोगे कि इसमें इसका एन फैक्टर कितना होगा, 3 होगा। तो कैसे होगा, इनका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जैसे फास्फोरस होता है और इसके साथ में एक ऑक्सीजन तो जुड़ा हुआ ही होगा डबल बॉन्ड से, हमेशा आगे रखना जब ये ऑक्सो एसिड होते हैं। अब उसके पास में हमारे पास 3 ऑक्सीजन और है, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा, 3 हाइड्रोजन है। ये लो, ये आपका बन गया बेटा। अब यहाँ पे 3 OH समूह हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। यही स्ट्रक्चर आपको बनाने में आता है कि फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों के नाम लिखते हुए उनका स्ट्रक्चर बनाएंगे और उनकी क्षारीयता कितनी हुई, तो कितने OH समूह हैं, 3। यानी जितने OH समूह होते हैं वही उसकी क्षारीयता भी होती है और वही उसका एन फैक्टर भी होगा। तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना हो गया बेटा आपके पास में, 3। हमारे पास में कितना आ गया इसका एन फैक्टर, 3। ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई कार्बोनिक एसिड आ गया बेटा आपके पास में, H2CO3 ले लिया। अब इसमें सेंटर पर एटम कौन है, कार्बन है। तो इस कार्बन के साथ में मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड वो लिया। ठीक है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ हो गया और एक ऑक्सीजन यहाँ हो गया। इसके साथ में एक OH आ गया और एक H आ गया। यहाँ पे 2 है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2। इसका एन फैक्टर कितना हो गया बेटा आपके पास में, 2 हो गया। ठीक है। अब जब ये एन फैक्टर आपके पास में 2 हो गया, अब इसी के बाद में अपन यहाँ पे देखते हैं एक और H3PO2। अगर मैं H3PO2 लेता हूँ तो इसमें कितना होगा बेटा आपके पास में, फास्फोरस है, इसके साथ में एक ऑक्सीजन ग्रुप तो आएगा ही। ठीक है। अब एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन तो हो गया, एक ऑक्सीजन और है हमारे पास में और एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे ले लो अपन ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया और एक OH। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 1, और एन फैक्टर कितना हो गया 1। तो आपको इस प्रकार से एन फैक्टर निकालना पड़ेंगे। हर एसिड का अलग अलग फैक्टर होता है, ये नहीं कि इतने हाइड्रोजन ये रिलीज कर रहा है, जितने OH ग्रुप होंगे उतने ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे। ठीक है। नहीं तो आप देखोगे यार 3 आ रहा है तो 3 लिख दिया, 2 आ रहा है तो आपने 2 लिख दिया। यहाँ पे आ रहे हैं 3, जैसे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो आपको कितना आ रहा है, एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से हम इस एसिड की बेसिसिटी निकाल सकते हैं।